हाँ जी, नमस्कार। आपका वामिका कॉमर्स अकेडमी पर स्वागत है। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है? अब चैप्टर या वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रीफ में कि आज इस वीडियो के माध्यम से क्या-क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, यानी जीएसटी क्या होती है और जीएसटी से पहले किस प्रकार से टैक्स वसूल किया जाता था, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, और आईजीएसटी क्या होती है, सीजीएसटी क्या होती है और एसजीएसटी क्या होती है। इन चीज़ों का डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है? अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो जीएसटी है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले प्रत्येक स्टेट में अलग-अलग रूल्स लगते थे इसके। अब भारत सरकार द्वारा ये प्रयास काफ़ी समय से किए जा रहे थे, लेकिन प्रत्येक स्टेट में पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं होने के कारण या सेंट्रल गवर्नमेंट में पूर्ण रूप से बहुमत नहीं होने के कारण ये संविधान संशोधन नहीं हो पा रहा था। आखिरकार 2017 में संविधान संशोधन किया गया और इसको भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में वन नेशन वन टैक्स के रूप में 1 जुलाई 2017 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। यानी यह एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांतानुसार भारत सरकार द्वारा इसे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया है। ठीक है? इससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग प्रोविजन होते थे। अब पूरे भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन किया जाता है, वसूली की जाती है, वो जीएसटी के रूप में की जाती है और सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके इनको एक रूप से समाहित करके जीएसटी नया कर बना दिया गया है, जो ये डायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है? इनडायरेक्ट कर होता है। इसके अंतर्गत निर्माताओं, उत्पादकों, निवेशकों और उपभोक्ताओं के हितों के लिए माल, वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त संचरण परिचालन होता है। देखो, जीएसटी के अंतर्गत जो निर्माता होते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादक होते हैं या जो व्यापार में पैसा लगाता है या सरकार में पैसा लगाता है, और जो लास्ट में उपभोक्ता होते हैं, उनके हितों के लिए इसका मुक्त रूप से परिचालन या संचरण किया जाता है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित एकल कर है जो निर्माताओं से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर लागू होता है। देखो, इसका कहने का तात्पर्य है कि जीएसटी है जो गंतव्य पर आधारित एक सिंगल कर होता है, सिंगल टैक्स होता है, जो निर्माताओं या विक्रेताओं द्वारा तो वसूल किया जाता है और विक्रेताओं द्वारा वसूल करने के पश्चात में सरकार को या केंद्र सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को जमा करवाया जाता है, लेकिन वो अंतिम रूप से कर उपभोक्ताओं के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। यानी जो कर की उगाही होगी जीएसटी की, वो अंतिम भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। ठीक है? जीएसटी के लागू होने से केंद्र एवं राज्यों द्वारा पारित बहु अप्रत्यक्ष कर समाप्त कर दिए गए हैं। अभी पढ़ा था कि जो जीएसटी से पहले जो करों का प्रावधान था, वो प्रत्येक स्टेट में अलग-अलग प्रकार से था। इनको अप्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है जीएसटी को। तो जो जितने प्रकार के पहले टैक्स लगते थे, उन सभी को कैंसिल करके या सभी का समापन करके एक नई कर प्रणाली लागू की गई है, जिसे जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उन सभी को समाहित करते हुए एक नया टैक्स सिस्टम लागू किया गया, उसे जीएसटी कहा गया। यानी सभी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको सभी को समाप्त कर दिया गया। अब इसमें जीएसटी से 17 अप्रत्यक्ष करों, जिसमें 8 केंद्रीय टैक्सेस थे तथा 7 राज्य स्तर के थे, एवं 23 उपकरों का प्रतिस्थापन इस जीएसटी के अंतर्गत किया गया है। जीएसटी में अभी पढ़ा था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, वो अब देख रहे हैं। जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी का समावेश होता है। देखो, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अब इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, सीजीएसटी कहलाता है, यानी सेंट्रल जीएसटी यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। इसी तरीके से एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर का समावेश इसमें होता है। जीएसटी से प्राप्त राशि को विक्रेता द्वारा अलग से रखा जाएगा, यानी जीएसटी से जो भी राशि प्राप्त होती है विक्रेता को, वो एक अलग रूप में या अलग खाते में रखा जाता है और नियमानुसार या तिमाही में जो भी प्रावधान है जीएसटी काउंसिलिंग का, उसके अकॉर्डिंग उसे सरकार के खजाने में राशि जमा करानी होती है। जीएसटी को गंतव्य आधारित उपभोग कर कहा जाता है, क्योंकि अंतिम विक्रेता द्वारा अंकित या चार्ज जीएसटी का भार उपभोक्ता पर होता है। देखो, गंतव्य पर आधारित ये कर इसलिए कहा जाता है कि व्यापारियों द्वारा या व्यवसायियों द्वारा या कोई निर्माण कंपनी है, कंपनियों द्वारा तो किसी चीज का उत्पादन कर दिया जाता है।
उसको अंतिम रूप से बेचा जाता है उपभोक्ता को। अब वो जीएसटी का कलेक्शन तो कंपनी द्वारा या विक्रेताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन जो अंतिम भार होता है वो एक उपभोक्ता पे होता है, जो उस चीज का यूटिलाइजेशन करता है वो जीएसटी का भुगतान करता है। अब उस संबंध में जो विक्रेता होता है वो उपभोक्ता से जीएसटी प्राप्त कर लेता है। अब उस जीएसटी को विक्रेता द्वारा सरकार के खाते में जमा करवाया जाता है। अंतिम भार सिर्फ उपभोक्ता पर ही जीएसटी का पड़ता है, ना कि व्यापारियों पर। जीएसटी में एकरूपता स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा सीजीएसटी एवं आईजीएसटी एवं राज्य सरकारों द्वारा एसजीएसटी का उद्ग्रहण एवं संग्रहण कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। यानी जीएसटी में यूनिक सिस्टम स्थापित करने हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सीजीएसटी अपनाया गया है एवं आईजीएसटी अपनाया गया है। अब आईजीएसटी देखेंगे, आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में पढ़ लिया, और राज्य सरकार द्वारा यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एसजीएसटी का उद्ग्रहण एवं संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अब जीएसटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी प्रमुख मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, आईजीएसटी जो अंतरराज्यीय जीएसटी होती है, मान के चलो कोई व्यापारी पंजाब का है, वो राजस्थान में माल बेचता है, तो उस संबंध में आईजीएसटी का प्रावधान लागू करना पड़ेगा, जिसमें सीजीएसटी भी होगी और एसजीएसटी भी होगी। ठीक है, एक 3 कंपोनेंट्स में एक तो आईजीएसटी हो गया, एक सीजीएसटी हो गया और एक एसजीएसटी हो गया। आईजीएसटी तो अंतरराज्यीय होता है और सीजीएसटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर होता है। इसी तरीके से एसजीएसटी होता है राज्य वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, अब टैक्सेशन कराधान के बारे में देखेंगे। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, और एक होता है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। देखो, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स उसे कहा जाता है जिसका भार यानी करापात तथा कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। मान के चलो, जो आयकर होता है वो इनकम टैक्स की श्रेणी में आता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो इनकम डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। जो इनकम उसी व्यक्ति द्वारा कमाई गई है तथा उसी व्यक्ति पर उस टैक्स का भार और कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। मान के चलो, आप सैलरी पर्सन है और आपको इनकम टैक्स जमा कराना है, तो आप पैसा कमा रहे हो, तो आपकी इनकम पर आपको टैक्स देना होगा सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा होता है। ठीक है, वो अप्रत्यक्ष कर उसे कहा जाता है जिसका कराघात तथा करापात अन्य व्यक्ति पर पड़ता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से टैक्सों की उगाही की जाती थी। पहले जीएसटी से पहले, जीएसटी आने के पश्चात तो ये सभी इन टैक्सों को समाप्त करके एक नया टैक्स प्रणाली बना दी गई है, जिसको जीएसटी कहा जाता है। सभी टैक्सों को समाप्त करके सभी टैक्सों को समाहित करते हुए जीएसटी सिस्टम लागू किया गया है। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जीएसटी से पहले एक तो सर्विस टैक्स वसूल किया जाता था, एक्साइज ड्यूटी वसूल किया जाता था। उत्पाद कर, जो वस्तुओं का निर्माण होता है उस समय जो उत्पाद कर लगाया जाता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। और केंद्रीय बिक्रीकर्ता सीएसटी था, सेंट्रल सेल टैक्स था, वो उगाया जाता था। और एक था सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी था, वो केंद्र सरकार द्वारा उगाई की जाती थी उनकी। और राज्य द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में पहले जीएसटी से पहले वेट लिया जाता था, प्रवेश कर लिया जाता था, चुंगी ली जाती थी और लग्जरी टैक्स लिए जाते थे। ठीक है, अब इनको जीएसटी से प्रतिस्थापित किया गया है, यानी इन सभी टैक्सेस को जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब जीएसटी के प्रावधान देखते हैं। देखिए, अगर राज्य में परिचालन हो रहा है किसी भी वस्तु या सेवा का, तो 2 प्रकार के प्रावधान होते हैं, एक तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब सीजीएसटी तो केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी का संग्रहण किया जाता है, और एसजीएसटी में राज्य सरकार द्वारा जीएसटी का संग्रहण यानी कलेक्शन का कार्य किया जाता है। इसी तरीके से अगर अंतरराज्य परिचालन है, मान के चलो महाराष्ट्र का व्यक्ति राजस्थान में कोई माल बेच रहा है, तो उस समय आईजीएसटी का प्रावधान लागू करना पड़ेगा, यानी इंट्रा स्टेट जीएसटी का प्रावधान लागू करना पड़ेगा। इसमें केंद्र व राज्यों द्वारा संयुक्त जीएसटी संग्रहण का कार्य किया जाएगा। ठीक है, मान के चलो कोई व्यापारी मुंबई का है, राजस्थान में माल बेच रहा है, 1 लाख रुपए का माल बेच रहा है। अब उस संबंध में आईजीएसटी का प्रावधान लागू होगा, जिसमें से मान के चलो किसी वस्तु की लैपटॉप है, लैपटॉप की कीमत पे जीएसटी 18% लग रहा है। अब उसमें से 9% जो सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा। इसी तरीके से 9,000 रुपए सीजीएसटी हो जाएगी और एसजीएसटी 9,000 रुपए हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 18,000। ठीक है, अब इसमें नोट दे रखा है, आईजीएसटी से तात्पर्य जीएसटी के अंतर्गत एकत्रित राजस्व केंद्र और राज्य सरकार के मध्य पूर्व निर्धारित दर से विभाजित होता है। देखो, आईजीएसटी का जो प्रावधान होता है इंट्रा स्टेट का, उसमें जो जीएसटी की काउंसलिंग होती है हर वर्ष होती है। हर वर्ष में जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है, उस हिसाब से काउंसलिंग बैठक आयोजित होती है। अब उस बैठक में सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में या 6 माह में, तिमाही में एक विश्लेषण किया जाता है मीटिंग में, कि किन वस्तुओं पर टैक्सेज को
या जीएसटी के रेट को बढ़ाना है, किन वस्तुओं पर या मदों पर जीएसटी के रेट को कम करना है, ज्यादा करना है, वो निर्णय जीएसटी काउंसिलिंग के माध्यम से लिया जाता है। अब आईजीएसटी के अंतर्गत जो अंतरराज्यीय व्यापार होता है, परिचालन होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का, उस संबंध में जीएसटी के का एक रूल होता है, नियमानुसार जो राशि एकत्रित की जाएगी टैक्स की, जीएसटी की, वो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पूर्व निर्धारित दर से विभाजित की जाएगी, जिनका हस्तांतरण एक राज्य से यानी वस्तुओं एवं सेवाओं को दूसरे राज्य में किया जाता है। अभी पढ़ा था कि मुंबई से कोई माल यदि राजस्थान में बेचा जा रहा है तो अंतर्राज्यीय मामला हो गया, उसका संबंध आईजीएसटी के माध्यम से किया जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, आईजीएसटी को समझते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार में। ठीक है, माना कि राकेश दिल्ली का व्यापारी है जो पंजाब के डीलर को 1 लाख रुपए का माल बेचता है, यानी जो राकेश नाम का एक व्यक्ति है या डीलर है जो दिल्ली का है और पंजाब के डीलर को 1 लाख रुपए का माल बेचता है, अगर जीएसटी की दर वस्तु पर 18% है। अब यह दर कितनी भी हो सकती है जो जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा निर्धारित की जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं कि जीएसटी की दर 18% है। ठीक है, तो सीजीएसटी 9% होगा, इसी तरीके से एसजीएसटी 9% होगी। इन आईजीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों शामिल होते हैं, अभी ऊपर पढ़ा था। अब इसमें टोटल दर अगर 18% है तो डिवाइडेड हो जाएगी, तो सीजीएसटी हो जाएगा 9%, इसी तरीके से राज्य वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा, स्टेट जीएसटी हो जाएगी 9%, तो टोटल टैक्स बन जाएगा 18,000 रुपए। यानी अतः यह 18,000 रुपए की सीजीएसटी है तथा यह राशि केंद्र सरकार के कोष में जमा होगी। यानी जो 18,000 रुपए का टैक्स बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा होगी। ठीक है, अब इस तरीके से एसजीएसटी के बारे में बात करें। माना कि राजस्थान का एक डीलर या व्यापारी राजस्थान का रहने वाले व्यक्ति एक्स को, यानी राजस्थान का एक डीलर है और राजस्थान के किसी निवासी व्यक्ति को 1 लाख रुपए का माल बेचता है। अब माना जीएसटी की दर 18% है तो 9% सीजीएसटी एवं 9% एसजीएसटी हो, तो इस स्थिति में 9,000 रुपए तो केंद्र सरकार के खाते में जमा होंगे तथा 9,000 रुपए राजस्थान सरकार के खजाने में कोष में जमा होंगे। यानी एसजीएसटी जो अगर एक ही राज्य में व्यापार किया जाए, राजस्थान में ही वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और वितरण या बिक्री का कार्य किया जा रहा है, तो उस संबंध में एसजीएसटी का प्रावधान लागू होते हैं। अब उसमें जो भी वस्तु है उसकी जीएसटी की रेट कितनी है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में। अब उस दर को डिवाइडेड कर लेंगे तो इसमें टोटल 18% जीएसटी की दर है, तो 9,000 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा होंगे और इसी तरीके से 9,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट या राजस्थान सरकार के खाते में जमा होंगे, अगर एसजीएसटी व्यापार अन्य राज्य से नहीं हो रहा है, एक ही राज्य की सीमा के अंतर्गत व्यापार हो रहा है तो। ठीक है, और अगर अंतर्राज्यीय व्यापार हो रहा है तो उस संबंध में आईजीएसटी के प्रावधान लागू होते हैं तथा जो भी राशि है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा दी जाती है। फिर उसका इनपुट आउटपुट के माध्यम से जो संबंधित राज्य है वो उस राशि को वापसी लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो नियमानुसार है वो राशि संबंधित राज्य को ट्रांसफर कर देती है। तो ठीक है, आपको चैप्टर समझ में अच्छी तरह आगे आ चुका होगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बेसिक जीएसटी पर्ची के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो आपके 11th वाले अकाउंटेंसी है उसका सेकंड चैप्टर नंबर 2 है, उसमें जीएसटी का बता रखा है, तो उस संबंध में मैंने आपको ये मोटा मोटा आपको बता दिया है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।